नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से साम्राज्य का जो आरंभिक काल है वो रोमन और ईरान के साम्राज्य के अंतर्गत है, वो देखा गया था। जो प्रणाली अपनाई गई थी उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे विकास है वो किस तरीके से हुआ था। अब आ जाता है कि तीसरी शताब्दी के अंतर्गत जो इसका जो डेवलपमेंट और विकास है वो किस तरीके से भौगोलिक वातावरण के अंदर इसको समझा और देखा है वो जा सकता है। इसके अंतर्गत अन्य जो कई ऐसे तत्व है जिनका काफ़ी महत्व है वो देखा जा सकता है, जो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है वो माने जा सकते हैं। उन सभी का उल्लेख है वो इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। यदि और पहली और दूसरी शताब्दियों को कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक मानव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई थी। यानी कि किस तरीके से जो चेंजिंग है वो हो रहा था इस माध्यम के द्वारा, इस समय काल के दौरान तीसरी शताब्दी के अंतर्गत वो देखा जा सकता है। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था। यानी कि अब नए नए जो वंश है वो सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से ही काफ़ी अधिक मात्रा में जो संकट का सामना है वो उनके सामने वो आ रहा था। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर तक यह तेजी से अफरात की दिशा में फैल गया था। तो लगभग तीसरी शताब्दी के अंतर्गत जिन वंशों का उदय हुआ उनको उस वंश को ससानी कहते थे, और आगे चलकर लगभग इसका जो डेवलपमेंट है वो फरात नदी के आसपास 15-20 वर्षों के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में फैल गया था। 3 बादशाहों में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन साम्राज्य का सफाया वो कर दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया था। यानी कि एक शिलालेख दिया गया था जिसके माध्यम के द्वारा ईरान के एक शासक था जिसने शापुर प्रथम, जिसका दावा किया गया है कि उसने 60,000 रोमन साम्राज्य का सफाया वो कर दिया गया है यानी कि युद्ध के अंदर, और उनकी जो राजधानी थी एंटियाक उस पर भी कब्जा उन्होंने कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समुदायों ने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, और 233 से 280 की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूर्वी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर अल्पस और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। यानी कि उसके समय काल के अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में जो युद्ध की स्थिति थी, जो आक्रमण था वो हुआ था, और काफ़ी बार सीमा पर ये जो गतिविधियाँ वो देखी गई थी। लगभग जर्मनी तक ये साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, और ये जो समय काल है 233 से लेकर 280 के आसपास की समूची अवधि के अंतर्गत देखा जा सकता है। रोमवासियों को डेन्यूब में आगे क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उस लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्होंने रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तो इस तरीके से जो रोमवासी थे वो डेन्यूब से आगे जो जगह थी उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था युद्ध के अंतर्गत, और जितने भी जो रोमवासी थे उन लोगों के सम्राटों के द्वारा अन्य जिन पे कब्जा किया जाता था तो उन्हें विदेशी बर्बर के नाम से संबोधित किया जाता था आपस में। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े से अंतर से अनेक सम्राटों में सत्तासीन हुए, जो तथ्य का स्पष्ट सूचक थे कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना है वो पड़ा था। तो लगभग इस समय काल के अंदर तीसरी शताब्दी के अंतर्गत 47 वर्षों के अंदर 25 सम्राट है वो सत्तासीन हुए और गद्दी से निष्कासित है वो कर दिए गए। तो लगभग इस समय काल के दौरान में ये मान के चल सकते हैं कि जो सत्ता परिवर्तन है वो कितना जल्दी और किस तरीके से जो परिवर्तित है वो हो रहा था।
आगे है लिंग साक्षरता और संस्कृति। किस तरीके से इनकी विशेषताओं के माध्यम के द्वारा जो परिवर्तन है वो हो रहा था, उन सभी का विश्लेषण है इस टॉपिक के माध्यम से दिया गया है। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था, यानी कि न्यूक्लियर जो फैमिली थी, एकल परिवार, एक ही परिवार का जो प्रचलन था उस समय काल के अंदर रोमन साम्राज्य के अंदर मानी जा सकती है। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, यानी कि ये रहने की जो प्रवृत्ति थी वो पिता अपने पुत्र के साथ पुत्र अपने पिता के साथ नहीं रहता था और न ही उनके भाइयों के साथ परिवार में साझा जीवन यापन है वो करते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमन वासियों के लिए परिवार की ये अवधारणा थी। और जो दास होते थे जिनको नौकरी और अन्य किसी गतिविधियों के लिए परिवार के अंदर शामिल किया जाता था, वो सभी रोमन वासियों को परिवार का हिस्सा वो माने जाते थे। सामान्यतः गणतंत्र के प्रवर्ती काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की जो प्रवृत्ति थी वो पत्नी को पति के रूप में नहीं दी जाती थी और किसी भी तरीके से वह अपने जो महिलाएं थी वो पैतृक यानी कि पिताजी या उसके जो पीर से जो रिलेशन उसको मिलता था, माता पिता से जो प्रॉपर्टी उसको मिलती थी उस पर उसके अधिकार है वो देखे जा सकते थे। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक है वो बन जाती थी। तो इस तरीके से जो दहेज की वैवाहिक अवधि थी वो पति के पास जो पूरा प्रोसेस था वो चला जाता था पत्नी से, और महिला थी वो पति की मुख्य उत्तराधिकारी है वो मानी जाती थी, न कि पुत्रों को ये अधिकार है वो दिया जाता था। और पिता की मृत्यु के बाद जो महिला थी वो परिवार की संपत्ति की मालिक है वो बन जाती थी। इस प्रकार रोमन की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त है, यानी कि उनको संपत्ति से लेकर निजी तौर पर जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है वो दिए गए थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि पूर्ण रूप से उनको जो रिलेशन था, उनका जो संबंध था पत्नी महिलाओं को पूर्ण अधिकार है वो दिए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो आत्मनिर्भर थी, यानी कि वो अलग जीवन यापन करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे राजनीतिक हो, उनको अधिकार है वो दिए गए थे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति तथा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देना ही काफ़ी होता था। तो विवाह विच्छेद करना यानी कि तलाक लेना वो काफ़ी औचित्य और आसान प्रणाली बनाई गई थी। किसी भी दोनों पक्षों को ये सूचना देकर जो वैवाहिक विच्छेद है वो कर सकते थे। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 व 22 से 23 साल की उम्र में हो जाती थी। तो लगभग 28 से लेकर 32 साल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 16 से लेकर 23 साल की उम्र के बीच में शादी है वो निर्धारित की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। तो इस वजह से क्या देख सकते हैं हम, उनके बीच में जो गैप था, शादी का जो बीच में जो गैप था उम्र में, वो उनके बीच में बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है वो समान ना होने की वजह से शादी की उम्र है उसमें कुछ असमान भावना रही होगी। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी है वो रहते थे। तो शादी का रिलेशन बनाने के लिए लगभग वैवाहिक जो रीति रिवाज थी वो नियोजित किए जाती थी परिवार के सदस्यों के द्वारा, और इसकी वजह से हम मान सकते हैं महिलाओं के ऊपर जो पति है वो अक्सर हावी है वो हो सकते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, ने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई है वो की जाती थी। जिस छोटे से नगर में वे बड़े तथा वहाँ की अधिकतर पत्नी इस तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती थी, यानी कि उनके उस समय काल के अंदर जो पति और पत्नी के बीच में आपसी झगड़े वो देखे जा सकते हैं, जिनके माध्यम के द्वारा उनका जो रिलेशन है
कई बार जो पत्नियों के महिलाओं के शरीर के ऊपर इतनी चोटें वो गंभीर चोटें पहुंचाई जाती थी, यानी कि उनके शरीर के ऊपर खरोंचे वो बन जाती थी। तो इस तरीके से ये महिलाओं के साथ जो उनकी स्थिति थी वो भयानक देखी जा सकती, जिसमें मार पिटाई वाली जो घटनाएं थी वो अक्सर महिलाओं के साथ होती थी। अतः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानून नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली उदाहरण थे, वांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। तो कई बार ये भयानक स्थिति इस तरीके या इस स्तर तक पहुंच जाती थी कि जिंदा जलाने या उनको मार डालने का जो अधिकार है वो दे दिया जाता था, यानी कि ये कानूनी अधिकार है वो माना गया था। ये बड़ी विचित्र जो एक अधिकार या एक रस्म उनकी रिवाज थी वो देखी जा सकती है। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए ठंड में छोड़ है वो देते थे। तो कई बार ऐसी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है जिसके माध्यम के द्वारा जो पिता अपने शिशुओं को मारने के लिए उनको बाहर ठंड में छोड़ दिया जाता था, उसकी वजह से उनकी जो मृत्यु या बच्चों की वो हो जाती थी। साक्षरता की स्थिति क्या थी? निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें समाज में विभिन्न भागों में अलग अलग थी। तो जिन वजहों या जिन माध्यमों के द्वारा इनका एनालाइज अब किया जा सकता है, तो हम देख सकते हैं कि जो महिलाओं की या पुरुषों की जो साक्षरता की स्थिति थी, लिटरेसी रेट ही वो शायद अलग अलग हो सकते, कई समाजों में कहीं ज़्यादा हो सकते, कुछ समाजों के अंदर ये कम पाई गई है। उदाहरणतः पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। तो लगभग 79 ईस्वी के आसपास की बात है कि जहाँ पर पोम्पेई एक नगर था, वहाँ इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि जो साक्षरता दर थी वो लगभग बिल्कुल एक नॉर्मल काम चलाऊ मानी जा सकती है। और उनकी गलियों के ऊपर कुछ अंकित जो अभिलेख के माध्यम के द्वारा ये इन चीज़ों का जो विज्ञापन या अन्य माध्यम के द्वारा उसका एनालाइज है वो किया जा सकता है कि वहाँ की जो साक्षरता दर है बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से रही थी। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखी हुए, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में जो उनकी आज्ञा पत्र उनका संबोधन है उन पेपायरसों के माध्यम के ऊपर लिखा हुआ, जिनके माध्यम के द्वारा हम उन दस्तावेजों से हम उनके बारे में देख सकते हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लेखकों द्वारा लिखे जाते थे, यानी कि उनको लिखने के लिए प्रोफेशनल जो क्लर्क होते थे उनके द्वारा इन दस्तावेजों को लिखा जाता था। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते थे कि अमुक व्यक्ति कैद तक है, पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों तथा संपदा प्रबंधकों में। तो जिस तरीके से जिस व्यक्ति का एनालाइज जब किया जा सकता उसके माध्यम के द्वारा ये जो लिपिक होते थे वो बता देते थे किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने का वो कितना ज्ञान है, यानी कि उन्हीं की ये नॉलेज थी। इसके अलावा कुछ अन्य जो वर्ग बनाए गए थे उसके माध्यम के द्वारा उसके अंदर लिटरेसी जो रेट दर था वो सबसे अधिक पाई गई थी, जैसे सैनिक, फौजी अफसर जो संपदा प्रबंध का कार्य करते थे, यानी कि प्रशासन में जो व्यक्ति और पर्सन जो एक्टिव रहते थे उनमें ये लिटरेसी जो दर है, खास करके जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है वो पाई गई थी, क्योंकि प्रशासन का कार्य सभी कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता था। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों तथा स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप है। जो इसके अलावा रोमन साम्राज्य के अंदर जो सांस्कृतिक विविधता है वो कई रूपों में हमें दिखाई है वो देती है, जिनके माध्यम के द्वारा उसका अभिलेख वो किया जा सकता है, जैसे धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से बोलचाल, भाषाएं, उनकी शैली, भोजन, सामाजिक संगठन के रूप, उनकी बस्तियां, रहने का स्थान, उनके रिलेशन। तो इन सभी के माध्यम के द्वारा हम रोमन साम्राज्य की जो सांस्कृतिक कल्चर या विभिन्नता उनके माध्यम का अध्ययन है वो कर सकते हैं।
अरामाइक निकटवर्ती पूर्व में प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर, और स्पेन और दक्षिण पश्चिम में केल्टिक भाषा है वो बोली जाती थी। तो मुख्य उनमें जो बोलने वाली जो प्रमुख समूह या भाषाओं के माध्यम से, जिसके अंदर मिस्र में कॉप्टिक, उत्तर अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर तथा स्पेन और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के अंदर केल्टिक भाषा है वो उनके द्वारा बोली जाती थी, उन समूह के द्वारा। परंतु इसमें बहुत सी भाषाएं संस्कृत पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि आविष्कार नहीं किया गया, यानी कि जिस तरीके से बोलने या लिखने के लिए उनके बारे में लिपि जरूरी होती है, उसके माध्यम के द्वारा कई भाषाएं ऐसी थी वो सिर्फ मौखिक स्तर पर ही बोली जाती थी। लिखने के लिए उनका प्रयोग काफ़ी बाद में लिपि के आविष्कार के द्वारा किया गया था। उदाहरणतः अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो अर्मेनी भाषा के बारे में जब बात की जाती है तो लगभग उसका पर जो लिपि थी वो बाद में डेवलपमेंट हुई थी, लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास। वो विस्तारित रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता था। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातिन भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं में लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया था जिनका पहले से व्यापक प्रसार था, यानी कि जिस माध्यम के द्वारा जिन भाषाओं और अन्य बोलियों का जो अनुवाद करने के लिए शैलियों का विकास किया गया था, उनका अनुवाद करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में जो भाषा का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अधिक बाद में हुआ था। खास करके लैटिन भाषा के रूप में अगर देखा जाता है तो उनका प्रसार करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में जो स्थिति थी वो चेंजिंग है वो हो गई थी। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखना जानना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। तो जिस तरीके से ये भाषा शैली का जो डेवलपमेंट है वो किया जाता था वो केल्टिक भाषा के रूप में अगर देखा जाता था, जिसका जो डेवलपमेंट और जो विकास है वो काफ़ी प्रथम शताब्दी के बाद ही बोलना चलना या लिखना उसके अंदर चेंज है वो हो गया था। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा रोमन साम्राज्य की जो लिटरेसी और भाषा और लिंग से संबंधित जितनी भी समानताएं और उसमें विषमताएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा, देखा और जाना। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ ताकि उनकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो सके, क्योंकि जब तक मैनुअल क्लासेज ना लगने लग जाए आप ऑनलाइन स्टडी के माध्यम के ही द्वारा ही आप जो स्टडी है वो कर सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।